छोटा सा हम लोग बात करते हैं। यानी कि अगर बेस्ट टाइम की मैं बात करूं तो आप सभी लोग जो 12th कर चुके हैं, दे स्टार्ट थिंकिंग, ठीक है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल टीना डाबी। किसी ने कहा कि टीना डाबी की फोटो लगाते, टीना डाबी इज द बेस्ट एग्जांपल। 11th क्लास से उन्होंने अपनी जो है वो प्रिपरेशन बेसिक शुरू कर दी थी। मैगजीन पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, उनको समझना, मैपिंग करना, और धीरे धीरे 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आती हैं तो उन्होंने बहुत सीरियस जो है तैयारी, लेवल 1 लेवल 2 उन्होंने प्रिपेयर किया। एंड जब फाइनल ईयर उन्होंने दिया, उनकी एज उस समय 21 होने वाली थी। उन्होंने जो टचअप करना, यानी आंसर राइटिंग करना, अपनी गलतियों को इरेज करना, एस्से अच्छे से लिखना, ठीक है, एथिक्स के पेपर में अपनी कमांड आगे करना, तो इन सब पे उन्होंने जो है बहुत फोकस किया, और नतीजा आप जानते हैं कि फिर क्या चीजें रही, राइट। तो अब आपको यह सोचना है कि आप इसमें कैसे जा रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट मूव ऑन। तो 12th के बाद आपको बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अपने स्कूल या अपने कॉलेज के साथ साथ, ठीक है, कॉलेज के साथ साथ बेस्ट टाइम है। अब आप कहेंगे सर ये बेस्ट टाइम क्यों है, वाई? मैंने आपको बताया कि आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान, इसमें आपको अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एग्जाम आप लोगों को लगता है इट इज हार्ड स्टडी का एग्जाम है, मैं ये कहता हूं ये लर्निंग का एग्जाम है। मैं फिर से कहता हूं ये सीखने का एग्जाम है। यहां आपको क्रिटिकल थिंकिंग, आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे जाएंगे जो अपने दायरे से बहुत बाहर होंगे, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन यूपीएससी का उठा के देखें, उसमें लिखा हुआ था कि यदि आप एक पोस्ट ऑफिस पर खड़े हैं, आप एक बस स्टॉप पर खड़े हो और आपके बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? अब आप देखिए कौन सा सिलेबस है जो इस तरह का क्वेश्चन पूरा करता है। एक क्वेश्चन है कि आप जो है वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका, या आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और सडनली आप पाते हैं कि आपका एक जान पहचान का व्यक्ति, उसकी जो है सड़क दुर्घटना हो गई है, वो जो है वो घायल पड़ा हुआ है। ऐसी में कंडीशन में आप निम्नलिखित में से क्या काम करेंगे? अब इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? इस क्वेश्चन की डिमांड आपकी पर्सनालिटी, आपका लॉजिक है, आप किस तरह से जीवन दर्शन यानी लाइफ फिलॉसफीज को समझते हैं। आपको क्या लगता है किसी क्लास में कुछ देर के अंदर लाइफ फिलॉसफीज को सिखाया जा सकता है, जीवन के परिदृश्य को सिखाया जा सकता है? हम बाहर केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बच्चों ने कहा अरे आईएएस का सिलेबस वह पूरा कर लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब आप अंदर आओगे तो आप देखोगे कि हर पॉइंट के अंदर कितनी बारीकियां होती हैं। जब मैं आपसे नक्सलवाद पर निर्णय लेने के लिए बात करूंगा तो क्या करोगे? गोलियां चलवा दोगे अपने ही देश के लोगों पे? अगर ऐसा होता तो आज तक भारत सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ सेना क्यों नहीं उतारी? आतंकवादियों के खिलाफ सेना उतारी, लेकिन नक्सलवाद के खिलाफ कभी भी सेना का प्रयोग नहीं किया। भारतीय आर्मी, सीआईएसएफ, सीआर जो है वो बाकी चीजों का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन सेना को नहीं उतारा जाता। सेना एक अघोषित युद्ध जो है वो जब देश का दुश्मन होता है उसके ऊपर तैयार किया जाता है। यानी भारत सरकार मानती है कि नक्सलाइट जो है या नक्सलवादी जो है वो हमारे देश के ही लोग हैं और हमारे देश का ही एक पार्ट है। कैसी धारणा है ये कैसी अवधारणा है? जब उनके द्वारा कोई एम्बुश होता है, उनके द्वारा कोई छापामारी होती है तो आपका खून खौल उठता है, कई लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के विचारक, हमारे देश की सरकार खुद यह मानती है कि हमारे राष्ट्र के जो है वो घोषित शत्रु नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ पेचीदा चीजें हैं और इन पेचीदा चीजों को समझने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। आपको इस पे एक विचार और एक चिंतन करना पड़ेगा। अपने टीचर के साथ लगातार गतिशील रहना पड़ेगा। यही कारण है कि बड़ी बड़ी क्लासेस में बहुत कम मात्रा में बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं। कल मैंने आपको ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का अंतर बताया था। हम अक्सर ट्रांसमीटर को दोष देते हैं, हम बोलते हैं लता मंगेशकर आज अच्छे मूड में नहीं गा रही हैं, लेकिन हमारा रिसीवर बिगड़ा होता है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी आंखें तो सामने वाले को देख रही होती हैं, सामने वाले की गलतियां जाती हैं। ईश्वर ने आंखें जो है बाहर की तरफ दी, अंदर की तरफ नहीं दी। उंगली भी हम उठाते हैं तो सामने वाले के ऊपर उठाते हैं, हम खुद के अंदर झांककर नहीं देखते हैं। चलिए आगे चलें। तो अब यहां पर हमें लर्निंग करने के लिए, चीजों को सीखने के लिए मुझे टाइम यानी समय की आवश्यकता होगी। सीखने की एक और अवस्था होती है, सीखने का एक सिंपल सा संबंध होता है। ध्यान से समझना, बड़ा साइकोलॉजिकल है। एक होता है प्रेशर में पढ़ाई करना, यही मेरी इस क्लास का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेशर एंड प्रेशरलेस। कहानी सुनाता हूं तुम्हें, इन दोनों के बीच का अंतर क्यों है।
क्यों मेरा कॉन्सेप्टर बैच इतना पसंद किया जाता है और मुझे कॉन्सेप्टर बैच से इतने अच्छे रिजल्ट क्यों मिलते हैं, उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजन है। क्यों मैंने कॉन्सेप्टर बैच शुरू किया, क्या रीजन था कि मैं इतना टाइम टेकिंग बैच लेता हूं, 2 साल 3 साल क्यों पढ़ाता हूं, उसके पीछे लॉजिक है। और जो मेरे कॉन्सेप्टर के बच्चे जानते होंगे कि बहुत लंबे समय तक मैं उनको स्किल सिखाता हूं, मैं उनको ये सिखाता हूं कि सीखते कैसे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आज आपने नोट्स देखा होगा, वाई बोलते हैं कि सर आज जैसे मैंने स्टेटस पे लगाया था नोट आर्ट, मतलब उनके नोट्स बनाने का तरीका ही बदल गया पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, और एक से एक बड़ी तारीफें मिल रही, 15-15 20-20 हजार लोग उसको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब है कि उनके नोट्स जो है एक हॉराइजन पे जा रहे हैं। लेकिन यही आज से 1-1.5 महीने पहले आए थे तो उनको पता ही नहीं था LWMI क्या होता है और जो है वो नोट आर्ट क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं प्रेशर और प्रेशर लेस के बीच में अंतर क्या होता है सीखने का। क्यों मैं कहता हूं कि आप अगर जल्दी शुरुआत करते हैं तो आपको सीखने की क्षमता तैयार होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक आदमी एक राजा के पास गया। ध्यान से मेरी कहानी को सुनिएगा। बोला, अरे यार आप तो राजा हैं, ठीक है ये राजा हैं आप तो राजा हैं, तो आपके तो बड़े मजे चल रहे होंगे। ठीक है, इस आदमी ने इससे बोला कि आप तो राजा हैं, आपके तो बड़े मजे होंगे भाई साहब, आप तो खूब जीवन एंजॉय कर रहे हो, आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है, सारी दान दौलत सब कुछ आपकी है। बोले अच्छा एक काम करते हैं, बोले सारा साम्राज्य है आपके तो बल्ले बल्ले चल रही है, 24 घंटे जो है आप तो बढ़िया मजे में होंगे। बोले ठीक है मैं एक काम करता हूं, तुम्हें मैं अपनी स्थिति के बारे में समझाता हूं। राजा को समझ में आ गया कि इस बात का कोई उत्तर दूंगा तो इसकी जो है वो खोपड़िया में घुसेगा नहीं, इसको समझ में आएगा नहीं। अब राजा ने क्या किया, बोला कि एक काम करो तुम मेरे राज्य का भ्रमण करके आओ। ठीक है, राज्य का ये मेरा रथ ले लो और मेरे रथ पर जो है वो क्या करो मेरे राज्य का भ्रमण करके आओ। ठीक है, तो आप राज्य पे, लेकिन बोला कि एक काम करना, तुम्हारे हाथ में जब तुम राज्य का भ्रमण कर रहे होगे तो तुम्हारे हाथ में मैं एक दूध का कटोरा दे देता हूं। ठीक है, दूध का कटोरा दे देता हूं और तुम्हारे पीछे एक जल्लाद खड़ा कर देता हूं जिसके हाथ में तलवार होगी। ठीक है, जिसके हाथ में तलवार होगी, अगर ये दूध गिरा, अगर ये दूध छलका तो ये सीधे तुम्हारी गर्दन उतार देगा, तुरंत तुम्हारा सर कलम कर देगा। ठीक है, जाओ मजे करो, मेरे राज्य के वैभव मेरे ऐश्वर्य को मजे करो, सोने के रथ में जो है वो निकल लो। ठीक है, ये कंडीशन रखी। इसी इंसान को क्या हुआ, बिठा दिया, हाथ में एक दूध का कटोरा दे दिया, पीछे एक जल्लाद खड़ा कर दिया जिसके हाथ में तलवार थी, बोला अगर दूध गिरा तो तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। कुल मिलाकर ये व्यक्ति चल पड़ा। अब इसका पूरा ध्यान था, भाई दूध गिरा और गर्दन गई, बोला ये राजा ने फंसा दिया। ठीक है, ये पूरा ध्यान जो है लगाए रखा और पूरे राज्य का चक्कर लगाते हुए ये राजा के पास पहुंचा। बोला ये बताओ मेरा राज्य कैसा था, कितना सुंदर लगा, मेरे नगर का वैभव कैसा लगा, स्वर्ण मुद्राएं कैसी लगी। बोले भाड़ में गया वैभव, मेरा ध्यान इस बात पे था कि कहीं ये दूध गिर ना जाए, ये मेरा जल्लाद मेरा सर कलम कर देगा, मैं तो राज्य देख ही नहीं पाया। बोला सेम यही है, जब आप किसी पोस्ट पर होते हैं कि आप किसी चीज के लिए होते हैं, जब प्रेशर में बहुत होते हैं तो आप बाकी चीजों का आनंद नहीं ले पाते, आप लर्निंग नहीं कर पाते। इस बात को, इस कहानी को समझना। होता क्या है कि जब व्हेन वी कम टू द लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस के साथ हम आ जाते हैं, वो वीडियो देखकर कि वो फलाने जो है IAS बन गया था, 6 महीने की तैयारी में उसने जो है वो IAS फोड़ दिया था, पहले प्रयास में उसने जो है वो मारा था, एकदम हिला के रख दिया, उसका बैकग्राउंड तुम्हें नहीं पता कि वो 3-4 सालों से पढ़ाई करता चला आ रहा है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके टीचर्स कैसे थे, ठीक है, उसका स्कूल कैसा था, ये हम नहीं देखते। हम देखते हैं अरे मेरे से बच्चा पूछता है सर वो फलानवा IAS बन गए थे, हम भी 1 साल में बन जाएंगे, तो आप ढेर सारा दबाव लेकर आते हो। और जब यहां अंदर घुसते हो, ठीक है, तो और जब आपसे सीखने के लिए कहा जाता है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो आपकी हवा हो जाती खराब। बिल्कुल यही वाली हालत। पीछे टाइम जल्लाद के रूप में खड़ा होता है, बस 6 महीना और बचा है प्री में, 5 महीना और बचा है, 4 महीना और बचा, तो बच्चा मैसेज करता है सर इस साल प्री दें कि ना दें। और यही कारण है कि 3 महीने पहले 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और लगभग 5.5 लाख लोग ही सेंटर पहुंच गए। बाकी कहां उड़न चिरैया हो गए जिन्होंने 3 महीने पहले तक कसमें खाई थी कि मैं IAS बनूंगा, मैं धरती हिला के रख दूंगा, वो चिरैया कहां उड़ गई, फुर्र हो गई। ये जाके आंकड़े आप जो है UPSC चेक कर सकते हो, ये चिरैया गायब हो जाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना एक्सेसिव बर्डन ले लिया था। वो समझते थे कि सिलेबस की दौड़, 5 साल की कुंजी पढ़ लेंगे और हम IAS बन जाएंगे। वो इसी धारणा के साथ आए थे अपने स्कूल और कॉलेज वाले, और यहां निपट जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि कॉन्सेप्ट कितने वेरिएशन करें, जब वो मेंस के क्वेश्चन से या प्री के क्वेश्चन में जाते हैं और उसमें ट्विस्ट देखते हैं, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। उनको समझ में आता है कि भाई इसमें तो बहुत ही पेच है, इसमें मुझे सीखने में समय लगेगा, असंभव नहीं है, लेकिन मुझे स्टेप बाय स्टेप अपने फाउंडेशन को बनाना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा। उन्हें समझ में आता है कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट के बीच में अंतर क्या होता है, लेकिन तब तक समझते समझते इनका 1 साल पूरा हो जाता है और इनकी गर्दन कटने की नौबत आ जाती है। कहानी समझ में आई? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लर्निंग प्रोसेस के लिए आपका फ्री माइंड होना बहुत जरूरी होता है। तो जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आते हो, जिंदगी वैसे भी क्या हुआ, रंग दे बसंती में कहा था ना,
जो आमिर खान ने, कि कैंपस के इस तरफ हम जिंदगी को नचाते हैं, कैंपस के उस पार जिंदगी हमें नचाती है। तो जब आप ग्रेजुएशन में आते हैं तो आप फुल ऑफ फ्री माइंड होते हैं। अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये बेस्ट टाइम है आपको अपने आप को प्रिपेयर करने का, बेस्ट टाइम है, ठीक है। और आप बिना प्रेशर के लर्निंग कैपेसिटीज में जा सकते हैं, आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और थर्ड ईयर तक आते आते अपने आप को इस एग्जाम के लायक बना सकते हैं। आपको पता है कि आपके 3 स्टेजेस हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। आप कैसे इसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ये आपको वहां पर बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है, ठीक है। तो आप अपने स्टेप्स के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। आपको रैट रेस नहीं, आपको चूहे की दौड़ नहीं लगानी है। आप अपनी पर्सनैलिटी पे, मैं कौन हूं, मुझे अच्छा लिखना आता है, मुझे पहले सिलेबस पूरा करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, एनसीईआरटीज पूरे करने हैं, आंसर राइटिंग अच्छी करनी है, मेरे बोलने की कला मुझे विकसित करनी है, तब जाकर एक टॉपर निकलकर सामने आता है। और आप सोचते हैं कि वो जो वीडियो मैंने देखी थी, 1 साल में आईएएस टॉप कर लिया, तो वो बहुत ही जो है वो एक खतरनाक इशू बन जाता है। एक्चुअली में आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे बहुत लंबी जो है वो प्रक्रिया होती है, राइट। सो फर्स्ट सेकेंड ईयर, इसीलिए मैं कहता हूं अब फर्स्ट ईयर में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करनी है। कैसे, चलिए बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मुझे तैयारी करनी है सर, मुझे बुक का नाम बताइए, मुझे बुक का नाम बताइए। सीधे बच्चा क्वेश्चन पूछता है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे बुक का नाम बताइए। फिर खुद ही कह देता है सर लक्ष्मीकांत पढ़ ले क्या, बिपिन चंद्रा पढ़ ले क्या, इंटरनेट पे देखा है। बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। कहानी शुरू नहीं, कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद तो उसको जाना ही नहीं है। जब भी कोई प्रिपरेशन की जाती है वो उसको लेवल्स में बांटा जाता है, लेवल्स में, उसको क्रम में। किसी भी किताब के, किसी भी, अगर आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एनी सब्जेक्ट, तो उसके कई हिस्से होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। अंदाजा लगाओ, छोटा सा एग्जांपल, ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, एक अंदाजा लगाओ कि तुम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं हो, तुम साइंस के हो, तुम कहीं और से हो, कॉमर्स से हो, और पहली क्लास में घुसते ही तुम्हें वैगनर का सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जैसी धारणाओं से अगर तुम्हें अवगत करा दिया जाए, या जहां पर साइंस का प्रयोग हो रहा है, तुम्हें हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया के बारे में तुमने जिंदगी में कभी साइंस नहीं पढ़ी, तुम मानविकी से आए हो, ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हो, और सोचो कि तुम्हें इतने कॉन्सेप्ट्स के साथ साक्षात्कार करा दिया, कोपेन का वर्गीकरण तुम्हें पढ़ाया जाए, थॉर्नवे ट्रेवार्था के बारे में बताया जाए, तो सब सनसनन साइंस हो जाएगी, सारी चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। जब टीचर ये मान के चल रहा है कि अरे तुम्हारा ग्रेजुएशन तो हो ही रखा है, तुम जानकार तो बहुत अच्छे खासे हो गए, और वो भी क्या होता है, आंख मूंद के दिए पड़ा है, धाए धाए जो है दिए पड़ा है, उसको मान के, उसका टाइम कम है, उसको पता है एक साल भर में कोर्स खत्म करना है। तुम भी इसी मूड से सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछोगे भैया मेरा कोर्स खत्म कराओ, तो कोर्स खत्म कराना ही एक अपरिहार्य शर्त होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कोचिंग और स्टूडेंट के बीच में। हाँ, लर्निंग वर्डिंग का मैथोलॉजी बहुत बात की बात होती, बाद में देखेंगे, तुम अपना कमरे में जाके पढ़ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो नतीजा क्या होता है कि इन पर्टिकुलर कंडीशन में आप लेवल वाइज नहीं सीख पाते, और नतीजा यही होता है कि आपका 2% सक्सेस रेशियो होता है, 98% जो है फेलियर रेशियो होता है। तो आपको कभी भी अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है तो याद रखिएगा, आप अपने प्रोसेस को लेवल वाइज कन्वर्ट कर दीजिए, यानी चरण 1 और चरण 2। यानी सबसे पहले, कई लोग बड़े ईगो में होते हैं, अरे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हल्की फुल्की किताब पढ़ेगा भाई तेरा टफ वाली बुक खरीद के लाएगा। तो उनको जो है वो सुभाष कश्यप भी अच्छी नहीं लगती पॉलिटी के लिए, वो जो है डीडी बासु खरीद के लेके आते हैं, बोले सबसे बेस्ट बुक कौन है, आचार्य डीडी बासु की बुक। अब आचार्य डीडी बासु की बुक एक बिगिनर को पढ़ना अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती, आप इसका अंदाजा किसी दिन उस किताब को जब अंदर खोलेंगे, 10वें पेज तक पहुंचेंगे, तब आपको समझ में आएगा उस किताब की जो है वो कितनी गहराई है। तो सीधे सीधे हम क्या होता है, बड़ी ईगो में होते हैं। कभी भी सीखना हो तो आप चरण वाइज यानी लेवल वाइज आप अपनी तैयारी करिए। जैसे एनसीईआरटीज हो गया, एनआईओएस हो गया, आप पहले इन पर अपना फोकस करिए। किसी भी चीज का पहला ये सोचिए कि मुझे हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर हमें जब सबसे पहले चरण में क्या करेंगे, आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राइट। कॉन्सेप्ट्स क्या है, आखिर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर प्लेट मूवमेंट कर रही है तो क्यों हो रही है, हवाएं जो चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं, ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया कैसे कन्वर्ट होता है, इन चीजों के बारे में आप उसके क्यों की तरफ जाते हैं। इट टेक्स सम टाइम। जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर लेवल 2 पे आप उसको अप्लाई करते हैं, याद रखिएगा, आप उसका अनुप्रयोग करना सीखते हैं। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं, और एप्लीकेशन नॉलेज आपको वहां पर मिल जाती है। यही हमसे सबसे बड़ी गलती होती है, हम एक बार घुसते हैं, हमने क्या हुआ, हमने एंड पॉइंट डिसाइड कर लिया होता है, हमें प्रोसेस नहीं। मैंने कल सिखाया था ना कि प्रोसेस पे बहुत ध्यान दो। अगर तुम्हारा प्रोसेस सही है, तुम दुनिया के जाने माने लीडिंग मोटिवेटर्स को जाकर सुन लो, उनको पढ़ लो,
अगर तुम्हारी प्रक्रिया सही है, प्रोसेस सही है, रिजल्ट अपने आप सही आएगा। हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट पे पहले फोकस करते हैं, तेरा भाई पहली बार में आईएएस बनेगा, इस तरह से बच्चे आते हैं। मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा मुंह में खैनी दबा के, अरे सर आईएएस टॉप करना चाहते हैं, बताइए कैसे पढ़ाइएगा। तो बताओ, हम कहे जो मुंह में तुम्हारे जो ये महान जो रस चूस रहे हो, इसको फेंक के और फिर बताएंगे तुम्हें हम कैसे पढ़ाएंगे। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं, आईएएस टॉप करना है, अरे टॉपर को भी नहीं पता कि वो टॉप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फर्स्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, बहुत पहले ही भगवद गीता में कहा गया है। उसी को जो है हमारे यहां की चीजों को वेस्टर्न वाले ले गए और वो कहते हैं कि फॉलो द प्रोसेस, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। यानी आप प्रक्रिया को, प्रक्रिया क्या है, यही प्रक्रिया, मेरे पढ़ने की प्रक्रिया, मुझे सब्जेक्ट को सीखने की प्रक्रिया, द प्रोसेस। अगर आपकी प्रक्रिया सही है तो भैया आलू डालोगे सोना भी निकलेगा, समझ गए। तो आप अपनी प्रक्रिया पे ध्यान दिए। प्रक्रिया मतलब कि अगर मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आईआर, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे किसी भी सब्जेक्ट में जाना है, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने और सीखने की सही प्रक्रिया क्या होगी, राइट प्रोसेस क्या होगा, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। और इस प्रक्रिया में पढ़ने के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करना, डिलीवर करना, उसका आंसर लिखना, उस पर सही अवधारणा व्यक्त करना, उसको इंटरव्यूअर के सामने बोलना सही तरीके से, सही शब्दों का इस्तेमाल करना, शब्द संरचना को बनाना, वर्ड स्ट्रक्चर को बनाना, वर्ड स्ट्रक्चर को जनरेट करना, नए वर्ड्स को जोड़ना, कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना, WPM यानी वर्ड पर मिनट को बढ़ाना, ये सभी प्रक्रियाओं का हिस्सा होता है। हमें लगता है कि सिलेबस, किताब, हम, टीचर, यही चार ही लोग हैं। और जब अंदर जाते हो तो घिर जाते हो चक्रव्यूह के अंदर, पता चलता है कि वहां तुम्हारी पढ़ने की स्पीड, लिखने की स्पीड, लिखने का तरीका, शब्द संरचना, शब्दों का संयोजन, शब्दों का चयन, जाने कितने बवाल अंदर घुसते हैं। तब तुम्हें लगता है कि अरे यार फंस गए, ठीक है, तरे यार फंस गए। फिर जाकर दूसरे को ज्ञान देते हो कि अभी पहली बार में आईएएस नहीं होता है, ठीक है, ये तुम ही हो जो जाके जाके गुप्त ज्ञान उधर बांटते घूमते हो, ठीक है, कोई नहीं निकलता है। हिंदी माध्यम वाले सिलेक्शन ऐसे जाके दूसरे कान में फूंक के आते हो। तो तुम ये नहीं बताते हो कि सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा, तुम कहते हो कि भैया हमारा नहीं हो सकता, हम तुम्हें बता रहे, तुम भी, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वही वाली कहानी यहां पर चलती है।